चिड़िया और गोरी कभी में पुरानी दोस्ती थी। वो दोनों एक दूसरे की पड़ोसी भी थी और दाना लेने भी एक साथ जाया करती थी। गोरी दोस्त, आज किस ओर जाना है दाना लेने? चिड़िया, आज इन पहाड़ों की दूसरी ओर जाते हैं। सुना है एक खेत में दाने हैं। वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा? चिड़िया बहन, हम पक्षियों के लिए तो खतरा ही खतरा होता है। हम ध्यान रखेंगे और दाना लेकर जल्दी से वापस लौट आएंगे। फिर गोरी कभी और रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती हैं। वो पहाड़ों की ओर दूसरी तरफ खेत में पहुँच जाती हैं। रानू चिड़िया खेत में दाना ढूंढ लेती है। गोरी बहन, जल्दी करो, मुझे ये जगह ठीक नहीं लगती। चिड़िया, एक दाना और एक दाना मैं ढूंढ लूं। तभी आसमान से एक चील बिजली की तेजी की तरह आती है। वो चिड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है। गोरी कभी थोड़ी दूर थी। वो उड़कर एक पेड़ की खोखर में छुप जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ, गोरी मेरी सहेली, मुझे बचाओ। भाग गई। तेरी सहेली तुझे छोड़कर यहाँ से भाग गई। ये सब दोस्ती नाम की होती है, काम की नहीं। चल चिड़िया, बहुत भूख लगी है मुझे। मैं अकेली इस चील का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे अपनी दोस्त चिड़िया को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर गोरी कभी जल्दी से वहाँ से वापस जाती है और वो अपनी सहेली स्वीटी कभी को सारी बात बताती है। गोरी, मैं तुम्हारी सहेली की जान बचाने में मदद करूंगी। हमें जल्दी से गुफा की ओर जाना होगा। हम योजना बनाएंगे और बुद्धि से काम लेना होगा। फिर ही हम उस चील का मुकाबला कर सकती हैं। फिर गोरी कभी अपनी सहेली स्वीटी कभी को लेकर वहाँ से उड़ती है। चील ने रानू चिड़िया को अपनी गुफा में रस्सियों से बांधा हुआ था। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें रात के डिनर में खाऊंगी। अभी रात तक तुम जिंदा हो। मेरी पुरानी सहेली मुझे मुसीबत में छोड़कर चली गई। मुझे अपनी सहेली से ऐसी उम्मीद ना थी। रानू चिड़िया रोते हुए ऐसे सोच रही थी। फिर गोरी कभी और स्वीटी कभी फूलों के बागीचे में जाती हैं। गोरी, तुम ये लाल फूल का रस निकालकर मेरे पंखों पर लगा दो। इससे मेरे पंख लाल हो जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे खून हो। स्वीटी सहेली, मगर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गोरी, हमें सूझबूझ से काम लेना होगा। जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करती जाओ। फिर गोरी कभी लाल फूल तोड़कर स्वीटी कभी के पंखों पर ऐसे लगा देती है जैसे वो खून हो। फिर गोरी कभी और स्वीटी कभी चील की गुफा के पास जाती हैं। गोरी कभी थोड़ी दूर पेड़ पर बैठ जाती है और स्वीटी कभी गुफा के बाहर लेटकर शोर मचाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, गुफा के बाहर ये कौन चिल्ला रहा है? आवाज सुनकर चील बाहर आती है। बचाओ, वो जालिम बाज मुझे मार कर गया है। अरे कभी, मैं तुझे अभी बचाती हूँ। इतना आसान शिकार, आज तो दो दो शिकार मिल गए, एक कभी और एक चिड़िया। ऐसा कहते हुए चील स्वीटी कभी को उठाकर गुफा के अंदर ले जाती है। बहुत ध्यान से छुपी हुई गोरी कभी सब कुछ देख रही थी। चिड़िया रस्सियों से आजाद होने की कोशिश करती है मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। अरे, इस कभी को तो बांधने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर जाएगी। फिर स्वीटी कभी अपनी सांसें रोक लेती है और आंखें बंद कर लेती है और मरने का नाटक करती है। लो, ये तो मर गई। अब तो इसे मारना भी नहीं पड़ेगा। भला हो उस बाज का जो मुझे अपना शिकार गिफ्ट करके चला गया। मुझे छोड़ दो चील, इस कभी को खाकर तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द होगा जब तुम मुझे मारकर खाओगी। चिड़िया, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा काम आसान कर दूंगी, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध के। बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। अरे, ये कैसी आवाज है? चील जल्दी से बाहर जाती है। गोरी कभी गुफा के ऊपर बैठी हुई थी।
उसने वो पत्थर जानबूझकर गिराया था ताकि चील बाहर आ सके। स्वीटी का भी जल्दी से उठकर चिड़िया की रस्सियाँ खोल देती है। चलो चिड़िया, पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। अरे, यहाँ बाहर तो कोई भी नहीं है। जैसे ही चील वापिस जाने लगती है तो गोरी कभी एक बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे फेंकती है, जो सीधा जाकर चील के सर पर लगता है और चील वहीं मर जाती है। दोस्तों, बाहर आओ, चील मर गई है। देखा गोरी, अगर अकल से काम ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। गोरी बहन और स्वीटी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि गोरी तुम मुझे छोड़कर भाग गई हो। चिड़िया बहन, भला कोई दोस्त अपनी दोस्त को कैसे मुसीबत में छोड़ सकता है, जैसे मेरी ये दोस्त स्वीटी का भी। स्वीटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी दोस्त की जान बचाई। फिर वो तीनों सहेलियां खुशी खुशी वापस अपने जंगल की ओर चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल के समय हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे कहीं से 2 दाने ही खाने के लिए ला दो। गोरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मगर कमबख्त पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। अब चोरी करना इतना आसान नहीं है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी कालू कौवे की माँ तेज बारिश में उड़ते हुए वहाँ आती है। अरे माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ कैसे आ गई? कालू बेटा, मेरा मन कर रहा था तुम दोनों से मिलने के लिए, इसलिए मैं चली आई। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कहीं से भी भोजन नहीं मिला। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। गोरी कौवी मन में सोचती है, इस बुढ़िया को भी घर पर चैन नहीं मिलता, हम तो पहले से ही भूखे हैं, अब ये भी आ गई है। अरे घोड़ी, किन सोचों में पड़ गई हो, मेरे लिए भोजन लाओ। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कालू, जरा मेरे साथ चलो बाहर। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर बाहर आ जाती है। कालू, अब हमें मिलकर किसी पक्षी के घर से भोजन चुराना होगा। हाँ हाँ गोरी, चलो चलते हैं। वो तेज बारिश में उड़ते हैं और मिठू तोते के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। गोरी, जाओ तुम देखो मिठू सो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ कालू, मैं देखती हूँ, तुम यहीं बैठकर देखते रहो कि कोई आ ना जाए। फिर गोरी कौवी खिड़की से अंदर देखती है, परंतु मिठू तोता तो सोया ही नहीं था। वो गोरी कौवी को देख लेता है। देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया काली कवि। दुष्ट कवि, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भागते हैं, परंतु बारिश और भी तेज हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू, भूख के कारण मैं उड़ नहीं पा रही, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, और घर पर बैठी तुम्हारी माँ भी दाने का इंतजार कर रही है। बताओ, ऐसी बारिश में अब हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? गोरी, एक उपाय है मेरे पास। हाँ हाँ, बताओ, जल्दी से बताओ। चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन है। गोरी, हम दोनों मिलकर चुराते हैं। हाँ कालू जी, ये तुम ठीक कह रहे हो, बस किसी तरह से तुम चिड़िया को घर से बाहर ले जाओ, और मैं पीछे से चिड़िया का सारा भोजन चुरा लूंगी। ऐसा सोचते हुए वो दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। गोरी कौवी पेड़ के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है बाहर? चिड़िया, चिड़िया बहन, मैं हूँ कालू कौवा, जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर रानू चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अरे कालू भैया, आप ऐसे मौसम में यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया चिड़िया, कबूतर का घर टूट गया है और कबूतर अपने घर के नीचे दब गया है। चलो, हमें मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर का सुनकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कौवे भैया जल्दी करो, हम मिलकर कबूतर को बचा लेंगे। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो दोनों जाते हैं तो पीछे से गोरी कौवी चिड़िया के घर में घुस जाती है। गोरी कौवी अंदर जाकर देखती है तो रानू चिड़िया के घोंसले में ढेर सारा दाना और मीठे फल पड़े हुए थे।
गौरी कवि को बहुत भूख लगी हुई थी। वो मजे मजे से फल खाने लगती है। जब रानू चिड़िया कबूतर के घर के पास पहुंचती है तो कबूतर का घर तो बिल्कुल ठीक था। कभी कभी तुम तो कह रहे थे कि कबूतर का घर टूट गया है, मगर ये तो बिल्कुल ठीक है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मैं भूल गया था, वो मिठू मिठू तोते का घर टूट गया है। फिर वो दोनों मिठू के घर की ओर जाते हैं, मगर मिठू का घर भी ठीक था। तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अब तक गौरी ने अपना काम कर लिया होगा। हाँ हाँ चिड़िया, याद आया, घर तो किसी का नहीं टूटा था, वो पेड़ की डाल टूट गई थी। कभी झूठे कभी, अब मैं तुम्हारा कभी विश्वास नहीं करूंगी। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। रानू चिड़िया तेजी से उड़ती है और वापस अपने घर जाती है। गौरी कभी तो अभी तक मजे मजे से मीठे फल खा रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। रानू चिड़िया डंडा उठाकर गौरी कभी की खूब पिटाई करती है। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, छोड़ दो मुझे। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। फिर मार मार कर रानू चिड़िया गौरी कवि को अपने घर से भगा देती है। मार खा के गौरी कवि बैठी हुई थी कि कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गौरी, कहाँ है वो भोजन जो तुम चिड़िया के घर से चुरा कर लाई हो? अगर मार मैंने खाई है तो इसे भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। गौरी कालू से कहती है। पति जी, चिड़िया के घर में तो खाने की कोई चीज भी नहीं थी। मैं तो वो सामने वाले घर में गई थी, वहाँ तो मिठाई पड़ी हुई है। मैंने तो खूब जी भर कर मिठाई खाई है। जाओ तुम भी जाकर खा लो। कालू कौवा खुश हो जाता है और जल्दी से वो उस घर की ओर जाता है। वो घर तो चील का था। कालू कौवा जोर से दरवाजे को धक्का देता है और अंदर जाकर गिर जाता है। अरे काले कौवे, ये कौन सा तरीका है किसी के घर में घुसने का? मैं अभी तुझे बताती हूँ कि किसी के घर में कैसे जाते हैं। चच्चा चील दी, मुझे माफ कर दो। मुझे तो गौरी ने यहाँ मिठाई खाने के लिए भेजा था। फिर चील कौवे को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करती है। कालू कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। पति जी, कैसी लगी मिठाई? गौरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर गौरी कवि आगे आगे और कालू कौवा पीछे पीछे उड़ रहा था। आधी रात में गौरी कवि किसी का भोजन चुराने के लिए इधर उधर उड़ रही थी। घर में कुछ भी खाने को नहीं है, जो कुछ होता है वो मोटा कालू कौवा खा जाता है। काम तो कोई करता नहीं, निकम्मा, सारा दिन सोया रहता है। रात बहुत गहरी हो गई है, सभी पक्षी सो गए होंगे। किसी न किसी का भोजन चुरा कर खा लेती हूँ। तभी गौरी कवि उड़ती है, उससे मिठू तोते का घर नजर आता है। ये तो उस मोटी चोंच वाले मिठू का घर है। हाँ, सुबह देखा था मैंने, वो 2 अमरूद लेकर आ रहा था। हो ना हो 1 अमरूद पड़ा ही होगा। ऐसा सोचते हुए गौरी कवि खिड़की के रास्ते मिठू के घर जाती है। मिठू तोता और हरियाली अपने घोंसले में सोए हुए थे। गौरी कवि चुपके से रसोई में जाती है, वहाँ मिठू का अमरूद पड़ा हुआ था। गौरी कवि जल्दी से वो अमरूद खाती है और फिर खिड़की के रास्ते वो वापस चली जाती है। अब गौरी कवि का यही काम था, वो हर रात को किसी न किसी के घर जाकर चोरी करती थी। आज कहाँ जाऊँ? हाँ, कबूतर चचा की दुकान पर जाकर जलेबी खाती हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कवि कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। गौरी कवि खिड़की के रास्ते दुकान में घुस जाती है और मजे मजे से जलेबियाँ खाने लगती है। पेट भर गया, अब चुपके से वापस चली जाती हूँ। उस गंदी आँखों वाले को पता नहीं चलेगा कि उसकी जलेबी कौन खा गया। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। जब कबूतर दुकान में जाता है तो वो देखता है, अरे कल रात तो मैं ढेर सारी जलेबियां रख कर गया था, मगर अब तो जलेबियां बहुत कम हैं। कौन चोर घुस आया था मेरी दुकान में? तभी कबूतर का ध्यान सामने पड़े हुए एक पंख पर जाता है। ये पंख तो गौरी कवि का है। मिठाई जरूर गौरी कवि ने ही चुराई होगी। कबूतर वो पंख उठा लेता है और कौवों के पास जाता है। रास्ते में कबूतर को मिठू तोता मिलता है। क्या हुआ कबूतर, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मिठू, रात किसी ने मेरी दुकान में घुसकर मेरी आधी जलेबियां खा ली। मुझे वही जलेबियों की टोकरी के साथ ये पंख मिला है। कबूतर यार, ये पंख तो गौरी कवि का है।
कबूतर यार, जंगल में बहुत दिनों से चोरियां हो रही है। मेरा भी अमरूद चोरी हो गया था। हो ना हो ये सारी चोरियां वो कभी ही करती है। चलो हम उसके पास चलते हैं। फिर मिठू तोता और कबूतर वो पंख लेकर गोरी कवि के घर जाते हैं। कव्वो, जरा देखो तो ये पंख किसका है? ये पंख तो मेरी पत्नी गोरी का है। तो इसका मतलब है वो चोरियां गोरी कभी ही करती है। चुप कर जा मोटी चोंच वाले, मैंने अपना शैम्पू बदला है, इसलिए मेरे पंख गिर रहे हैं। हवा से उड़कर कोई चला गया होगा कबूतर की दुकान में। गोरी, बंद दुकान में तुम्हारा पंख भला कैसे जा सकता है? कालू, अब तुम भी इन दोनों के साथ मिल गए हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इन दोनों के साथ साथ तेरी भी जान ले लूंगी। फिर मिठू तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। दोपहर के बाद गोरी कवि अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली स्वीटी के पास जाती है। स्वीटी, आज रात मैंने बहुत मजे किए। वो कैसे सहेली? मैंने कबूतर की दुकान से जलेबियां चुरा कर खाई, ये बहुत मजा आया। गोरी सहेली, मेरा भी जलेबियाँ खाने को मन कर रहा है। आज रात तुम मुझे भी अपने साथ ले जाना। ठीक है स्वीटी, मैं आधी रात को आऊंगी, तुम उठ जाना। ऐसा ना हो कि मैं दरवाजे पर दस्तक देती रहूं और तुम सोती रहो। शाम के बाद कबूतर के पास रानो चिड़िया आती है। कबूतर भैया, मुझे 5 किलो जलेबियाँ दे दें। चिड़िया बहन, इतनी जलेबियां तुम क्या करोगी? कबूतर भैया, कल मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। मेरी माँ को आपकी जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। तो ठीक है चिड़िया, मेरे पास अभी इतनी जलेबियां नहीं है, मैं तुम्हें अभी बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ पेड़ के पास बैठ जाती हूँ। रानू चिड़िया थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कबूतर आग जलाता है और जलेबियाँ बनाना शुरू कर देता है। कालू जी, तुम तो सो जाओ, आज इतनी देर तक जाग क्यों रहे हो? तुम्हें मुझे सुलाने की भला जल्दी क्या है? मुझे सब पता है कि तुम ही हो जो जंगल में चोरियां करती फिर रही हो। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी से बहुत डरता था। गोरी कवि उसे घूरती है और कालू कौवा चुपके से घोंसले में सो जाता है। आधी रात होने से पहले रानू चिड़िया वो जलेबियाँ लेकर चली जाती है और कबूतर भी घी की गरम कढ़ाई अपनी दुकान में रखकर वापस अपने घर चला जाता है। फिर गोरी कवि अपने घर से निकलती है। वो स्वीटी के घर जाती है। स्वीटी, चलो उठो, जल्दी करो, चलकर कबूतर की जलेबियाँ खाते हैं। गोरी, बाहर कोई है तो नहीं? कोई नहीं है स्वीटी, सब अपने अपने घोंसलों में सो रहे हैं। फिर स्वीटी और गोरी दुकान में जाती हैं। कालू जी, मेरे सुंदर पति, हर समय ये सूखे दाने ही लाते हो खाने को, कभी कुछ और भी ले आया करो। तुम्हें घोंसले में बैठे बातें आती हैं, जरा निकलो तो बाहर, तुम्हें पता चले कि भोजन कितना मुश्किल से मिलता है। कालू जी, कितने प्यार से बात कर रही हूँ, मगर तुम तो लड़ने ही लग गए। जरा मेरी पूरी बात तो सुनो। जी फरमाए, अब क्या फरमाइश है तुम्हारी? वो न कल मेरी बहन आई थी दूसरे जंगल से, वो मुझे बता रही थी कि उत्तर वाले जंगल में उल्लुओं के अंगूरों के बाग हैं और उसका पति हर रोज वहाँ से अंगूर चुरा कर लाता है। बहुत प्यार करता है मेरा जीजू जी मेरी बहन से। तो फिर मैं क्या करूं अगर वो अंगूर चुरा कर लाता है तो? अगर वो अपनी पत्नी के लिए ये छोटी सी चोरी कर सकता है तो तुम तो पुराने खिलाड़ी हो, तुम भी तो मेरे लिए अंगूर चुरा कर ला सकते हो ना वहाँ से। मैंने अब चोरियां छोड़ दी हैं। मेरे सुंदर पति, बस एक बार। अगर तुम इतने प्यार से कह ही रही हो तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे पता था, मेरा पति ऊपर से ही काला है, अंदर से बहुत अच्छा है, मेरी हर खुशी पूरी करता है। मगर गोरी, तुम भी मेरे साथ जाओगी? मुझे उस जंगल के रास्ते का नहीं पता। पता तो मुझे भी नहीं, मैं भी कभी नहीं गई। हम ऐसा करते हैं, कबूतर को साथ लेकर चलते हैं, वो भी लालची है, अंगूरों के लालच में आकर हमारे साथ चला जाएगा। और फिर वो दोनों पति पत्नी कबूतर की ओर चले जाते हैं। मिठू यार, बहुत दिन हो गए हैं, कोई अच्छी चीज नहीं खाई। अब तो ये सूखे दाने भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कबूतर यार, मुझे तो कल एक अमरूद मिला था, वो भी आधा किसी बुलबुल ने खाया हुआ था, लेकिन बहुत मीठा था, बहुत मजा आया मुझे। तोता और कबूतर बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी गोरी कवि और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। क्या सलाह हो रही है मिठू और कबूतर? सलाह क्या करनी है गोरी, भूख से मर रहे हैं, बस भोजन का ही सोच रहे थे। कबूतर, इसीलिए तो आए हैं हम तुम्हारे
तुम्हारे पास। उत्तर के जंगल में उल्लुओं के अंगूरों के बाग हैं, लेकिन हमें तो रास्ते का नहीं पता। अगर तुम साथ चलो तो चुरा हम लेंगे और फिर बांट कर खाएंगे। कबूतर को ये सौदा अच्छा लगता है और वो गोरी कवि से कहता है, लेकिन मैं थोड़ा दूर ही बैठूंगा। मैं अंगूर चुराने तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, और हाँ, हिस्सा भी पूरा लूंगा। मुझे मंजूर है। तुम भी हमारे साथ चलो तो तैयार। कबूतर, मुझे तो डर लगता है, अगर पकड़े गए तो। अंगूर चुराने तो गोरी और कालू ही जाएंगे, हम थोड़ी दूर बैठकर इन दोनों की निगरानी करेंगे। ऐसे मिठू तोता भी मान जाता है। फिर मिठू, कबूतर, गोरी और कालू उल्लुओं के अंगूर चुराने वहाँ से निकल जाते हैं। कबूतर को तो रास्ते का मालूम था, वो सीधे उत्तर वाले जंगल में ही रुकते हैं। मैं और मिठू यहाँ बैठते हैं, गोरी तुम दोनों जाकर चुरा लाओ, लेकिन हिस्से की बात याद है ना? याद है कबूतर, मगर तुम दोनों ध्यान रखना। फिर गोरी कवि और कालू कौवा अंगूर चुराने चले जाते हैं। गोरी कवि अंगूर खाने लगती है। कालू जी, ये अंगूर तो बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे अंगूर मैंने पहले कभी नहीं खाए। हाँ गोरी, तुम्हारी बात ठीक है, ये सच में बहुत मीठे अंगूर हैं। कालू, तुम एक काम करो, एक गुच्छा तोड़कर कबूतर को दे आओ, फिर बाद में हम अपने लिए तोड़ते हैं। फिर कालू कौवा एक गुच्छा अंगूरों का तोड़कर कबूतर को दे आता है। कबूतर, हमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन अब जो अंगूर हम लाएंगे उनमें से तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। कालू कौवा बैठा कबूतर से ऐसे बातें कर ही रहा था कि वहाँ दो उल्लू आ जाते हैं। वो कालू, कबूतर और तोते को तो नहीं देखते, वो सीधा अपने बाग की ओर जाते हैं। गोरी कवि तो अपने ध्यान बैठी अंगूर खा रही थी। वो उल्लू आ गए, वो उल्लू आ गए। वो तो सीधा बाग की ओर चले गए हैं। कालू, हम खामोशी बैठे रहते हैं, अगर हम बोले तो हमें भी मार पड़ जाएगी, गोरी तो पिटेगी ही, लेकिन कबूतर, घर जाकर वो मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर कालू कौवा भी खामोश होकर बैठ जाता है। चोरनी कहीं की, हम खिलाते हैं तुम्हें अंगूर, ये तुम्हारे बाप ने लगाए हैं ना। कालू, कालू, कहाँ चले गए हो तुम? मुझे बचाओ इन उल्लुओं से। परंतु कालू कौवा तो डर के मारे चुप ही रहता है। वो दोनों उल्लू मिलकर गोरी कवि की खूब पिटाई करते हैं। उल्लू भाई, बस थोड़े ही तो खाए थे, थोड़े ही तो खाए थे, अब छोड़ भी दो। फिर गोरी कवि जैसे तैसे वहाँ से भागती है। फिर वो चारों वहाँ से उड़ते हैं और जल्द ही वो अपने जंगल में पहुँच जाते हैं। तुम सबने अच्छा नहीं किया जो मुझे अकेले ही पिटने दिया। गोरी, अगर हम आ भी जाते तो क्या कर लेते? हम भला तुम्हें कैसे बचा सकते थे उन उल्लुओं से? कालू, तुम जरा घर चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कवि अपने घर चले जाते हैं। मिठू, कितने मजे के थे अंगूर, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट थे। हाँ कबूतर यार, बहुत स्वादिष्ट थे। मेरा तो मन कर रहा है कल फिर चले, गोरी और कालू को साथ लेकर। मुझे तो नहीं लगता कि गोरी अब नाम भी लेगी अंगूरों का, वो बहुत लालची है, देखना वो कल फिर तैयार हो जाएगी। कालू, तुम्हें जरा भी शर्म न आई? तुम्हारी पत्नी पिट रही थी और तुम छुपे हुए बैठे थे। गोरी, अंगूर भी तो तुमने ही खाए थे, मैं तो अभी खाना शुरू ही किए थे कि तुमने मुझे भेज दिया। गोरी, मगर वो अंगूर बहुत मजे के थे, कल हम सुबह सुबह ही जाएंगे और उल्लुओं के आने से पहले ही अंगूर चुरा लेंगे। और फिर रात हो जाती है, वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह मुंह अंधेरे ही मिठू तोता और कबूतर गोरी कवि के घर आते हैं। गोरी, लगता तो नहीं है कि तुम पीटी हो, तुम तो अच्छी खासी लग रही हो, बताओ आज क्या ख्याल है? कल हमें रास्ते का नहीं पता था, इसलिए तुम्हें साथ ले गए। अगर आज हम जाएंगे भी तो खुद ही चले जाएंगे, तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। गोरी, अंगूर बहुत मीठे थे, हमारे मुंह से तो अभी तक स्वाद नहीं जा रहा। गोरी, आज भी हम सब साथ चलते हैं, तुम और कालू अंगूर चुराना और हम दोनों तुम पर निगरानी रखेंगे, और फिर कल तुम ध्यान रखना और हम दोनों चुराएंगे अंगूर। गोरी तो खुद से जाना चाहती थी, लेकिन याद रखना कल तुम ही चुराओगे। अगर आज पकड़े गए तो कल अपने वादे से मुकर न जाना। हाँ हाँ गोरी, कल हमारी बारी होगी, हम ही चुराएंगे अंगूर। वो चारों फिर से उल्लुओं के बाग की ओर उड़ पड़ते हैं और जल्द ही वो पहुंच जाते हैं। फिर कबूतर और तोता वहीं थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और गोरी और कालू अंगूरों के बागों में घुस जाते हैं। कालू, आज तुम खाओ, आज मैं ये अंगूरों का गुच्छा कबूतर और तोते को दे आती हूँ।
और फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे पेट भर के। फिर गौरी कवि एक अंगूरों का गुच्छा लेकर मिठू तोते और कबूतर के पास जाती है। देख लो, आज तुम्हें दिए हैं, कल ऐसा ना हो कि तुम्हारी बारी हो और हमें देने से मुकर जाओ। हाँ गौरी, कल तुम दोनों यहाँ बैठना, मैं और मिठू चुराएंगे अंगूर। फिर गौरी कवि वापस जाती है। वो दोनों मिलकर बहुत सारे अंगूर खा लेते हैं और फिर वो दोनों अपने घर के लिए अंगूर तोड़ ही रहे होते हैं कि वो दोनों उल्लू आ जाते हैं। मिठू और कबूतर तो अंगूर खा रहे थे, इसलिए वो उल्लुओं को नहीं देख पाते। वो उल्लू सीधा बाग की ओर आते। वो गौरी और कालू की अच्छे से पिटाई करते हैं। तभी मिठू का ध्यान बाग की ओर जाता है और वो कबूतर से कहता है, कबूतर भागो, वो देखो उल्लू आ गए हैं, आज फिर कौवों की मार पड़ रही है। और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भाई उल्लू, वो देखो, वो इनके साथी थे साथ में जो भाग गए हैं। आप हमें माफ कर दे, हम फिर से इस तरफ नहीं आएंगे। भाग जाओ यहाँ से, ये बाग हमारा है, अगर दोबारा आए तो बहुत पिटाई होगी। फिर कालू और गौरी वहाँ से भाग जाते हैं। कबूतर और तोता तो पहले ही अपने जंगल पहुँच जाते हैं। फिर उनके पीछे कालू और गौरी भी आ जाते हैं। गौरी और कालू, ज्यादा मार तो नहीं पड़ी? कबूतर, हमें छोड़ो, कल तो अंगूर तुम ही चुराओगे, तुमने वादा किया था। ऐसा कहते हुए गौरी और कालू अपने घर चले जाते हैं। तोते, अगर कल हम इनके साथ ना गए तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। कबूतर यार, अब तो वादा किया है, जाना ही पड़ेगा, लेकिन हम इन दोनों की तरह लालच नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े अंगूर ही लेकर वापस आ जाएंगे। जंगल के बादशाह कबूतर का एक बेटा था, जिसके होने से वो बहुत खुश था और साथ ही वो परेशान था क्योंकि शहजादा जन्म से ही बीमार था और काफी साल गुजर जाने के बाद भी कोई उसे ठीक न कर सका। एक रात बादशाह कबूतर ने कभी न बुझने वाली आग से प्रार्थना की। ए जादुई ना बुझने वाली आग, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और जल्द ही मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे बाद इस जंगल की रक्षा करने के लिए मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं है। ए जादुई आग, मुझे बताओ कि मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। फिर कबूतर की बात सुनते हुए जादुई आग से आवाज आई, जब जालिम झील के जादुई तालाब से शहजादा पानी पिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। बादशाह कबूतर बहुत बूढ़ा हो चुका था, वो खुद तो सफर नहीं कर सकता था और शहजादा बीमार था, इसीलिए उसने जंगल के सभी पक्षियों को अपनी दरबार में बुलाया। जो कोई भी मेरे बेटे के लिए उस जालिम झील के जादुई तालाब से पानी लेकर आएगा, मैं उसे सोना दूंगा, चांदी दूंगा और उसे माला माल कर दूंगा। राजा की ये बात सुनते ही जंगल के बहुत से पक्षियों ने उस तालाब को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। कालू, अगर उस तालाब का पानी हम ला कर दें तो बादशाह हमें अमीर कर देगा। गोरी, मगर तुम्हें पता है ना कि उस तालाब की रखवाली वो जालिम झील करती है। कालू, ये सब झूठ है, कोई जालिम झील नहीं है वहाँ, ये तो बस डराने के लिए कहा है। फिर वो कौवा और कवि तालाब की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी चिड़िया मिलती है। कोई मेरी मदद करे, मैं बहुत भूखी हूँ, कोई मुझे मीठा फल ला दे, कोई मेरी मदद करे। क्या बुढ़िया, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। गोरी, समय ना जाया करो, चलो जल्दी करो, हमें तालाब से पानी भी लेकर जाना है। फिर वो कौवा और कवि बूढ़ी चिड़िया को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें जालिम झील का वो तालाब मिल जाता है। देखा कालू, हमें वो जादुई तालाब मिल गया। अब देखना, हम ये पानी लेकर जाएंगे और महाराज कबूतर हमें माला माल कर देंगे। जैसे ही गौरी कवि कप में पानी डालने लगती है तो वो पानी कप में आता ही नहीं। कालू, ये क्या, ये पानी तो हमें मिल ही नहीं रहा। गोरी, कहा था ना ये जादुई तालाब है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूर पहाड़ों में रानू चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। रानू चिड़िया की एक बेटी और 2 बेटे थे। माँ, हम दोनों भाई जाएंगे और महाराज के लिए वो पानी लेकर आएंगे। हाँ बबलू बेटे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें अपने महाराज की मदद करनी चाहिए। माँ, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। नहीं गुड़िया, तुम अभी छोटी हो, मैं और बंटी जाएंगे और महाराज के लिए पानी लेकर आएंगे। फिर वो दोनों भाई जंगल में निकल पड़ते हैं।
उन्होंने बहुत सारे तालाब भी देखे, मगर उन्हें वो जादुई तालाब ना मिला। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अब वापस चले जाना चाहिए। बंटी, हम तालाब को नहीं ढूंढ पाए। क्यों ना हम ऐसा करें कि सभी तालाब से थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा कर लें, ऐसे हमें इनाम भी मिल जाएगा। लेकिन भैया, अगर महाराज को पता चल गया तो वो हमें सजा देंगे। बंटी, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। फिर वो दोनों पानी लेकर महाराज के महल पहुँचे। जब शहजादे को वो पानी दिया तो उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे का वैसे ही बीमार रहा। वो दोनों थर थर कांपने लगे क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया था। फिर महाराज ने गुस्से में आकर उन्हें कैद करने का हुक्म दिया। जब ये बात रानू चिड़िया को पता चलती है तो वो बहुत उदास हो जाती है। माँ, मुझे जाने दें। गुड़िया बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो और देखो तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हुआ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माँ, जरा सोचिए, अगर शहजादे को कुछ हो गया तो कबूतर महाराज कैसे जी पाएंगे। अगर मुझे वो तालाब मिला तो महाराज मेरे भाइयों को माफ कर देंगे। गुड़िया बेटी, तुम ठीक कह रही हो, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। फिर गुड़िया वहाँ से निकल पड़ी। वो जंगल में तालाब को ढूंढने लगी। जंगल में गुड़िया को बूढ़ी चिड़िया मिलती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। माँ जी, मेरे पास तो कोई मीठा फल नहीं है, आप ठहरे, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया वहाँ से जंगल में फल ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी ही दूर उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो तुरंत लेकर चिड़िया के पास आती है। ये ले माँ जी, ये मीठा फल खा लें। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मुझ जैसी गरीब और लाचार की मदद की। तुम सच में बहुत रहमदिल हो। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मैं जादुई तालाब से पानी लेने जा रही हूँ ताकि शहजादा पीकर ठीक हो सके। बेटी, ये तो तुम बहुत भले का काम कर रही हो, मगर बेटी वो पानी ऐसे तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। ये लो, ये जादुई कप लो। जैसे ही तुम इसे पानी की ओर करोगी, ये खुद ब खुद ही भर जाएगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। फिर गुड़िया वो कप लेकर जादुई तालाब के पास जाती है और वो कप पानी से भर लेती है। वो वहाँ से पानी लेकर महाराज के पास जाती है। शहजादे को वो पानी पिलाया जाता है, जिसे पीते ही शहजादा ठीक हो जाता है। मम्मा पापा, मैं ठीक हो गया, मैं अब बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। महाराज और महारानी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थीं। गुड़िया बेटी, ये रहा तुम्हारा इनाम। तुम जो भी मांगोगी हम तुम्हें वो सब देंगे। तुमने हमें हमारी खुशियाँ लौटा दी। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को आजाद कर दिया जाए। और मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए, बल्कि एक बहुत बड़ा खेत चाहिए जिसमें हम सब मिलकर खेती करेंगे, क्योंकि मेहनत और लगन से ही मीठा फल मिलता है। फिर गुड़िया के भाइयों को आजाद कर दिया जाता है। गुड़िया अपने भाइयों के साथ घर लौट जाती है। गौरी, ये दाना मेरा है, मेरा दाना मुझे वापस दो। मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ ये दाना। तुम्हारे बच्चे बहुत गंदे हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते तुम्हारे बच्चे। ये दाना तो मेरी मुन्नी ही खाएगी। गौरी, सबको अपने अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं। लेकिन गौरी कभी चिड़िया का दाना उठाकर वहाँ से भाग जाती है। रानू चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया को मैदान में एक पेड़ से मीठा फल मिल जाता है। मेरी गुड़िया ये फल खाकर बहुत खुश होगी। रानू चिड़िया वो मीठा फल लेकर घर की ओर जाने लगती है तो रास्ते में गौरी का पति कालू रानू चिड़िया को रोक लेता है। कालू, तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? मेरा मीठा फल खाने को मन कर रहा था, इसलिए रोका है तुम्हें। पहले ही तुम्हारी पत्नी मेरा दाना छीन कर ले गई है, अब मैं ये मीठा फल तुम्हें नहीं दूंगी। तुमसे कौन लेगा, मैं तो छीन लूंगा। कालू कौवा आगे बढ़ता है। रानू चिड़िया को धक्का देकर वो मीठा फल वहाँ से ले जाता है। रानू चिड़िया नीचे जाकर गिरती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, गंदा कौवा, ये मीठा फल खाकर तेरे भी पेट में दर्द होगा। रानू चिड़िया बेबस बैठी ऐसे बोले जा रही थी। रानू चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी। तभी वहाँ से साधु उल्लू गुजरता है जो रानू चिड़िया को देख लेता है। क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? फिर रानू चिड़िया उल्लू को सारी बात बताती है। मेरी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने कल से कुछ नहीं खाया। बेटी, तू चिंता ना कर। फिर साधु उल्लू रानू चिड़िया को एक जादुई मटका देता है।
ये ले बेटी, ये जादुई मटका। रात के 12 बजे अगर तू नेक मन से कुछ भी इस मटके से खाने की चीज मांगेगी तो वो तुझे मिलेगा। साधु उल्लू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। फिर रानू चिड़िया वो मटका उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, आप मेरे लिए भोजन लाने की बजाय ये मटका क्यों ले आई हैं? गुड़िया बेटी, ये जादुई मटका है, ये हमें रात 12 बजे खाने की चीजें देगा। मम्मा, जादुई मटका भला ऐसे कैसे हो सकता है? गुड़िया बेटी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, ये देखने के लिए हमें रात 12 बजे तक इंतजार करना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और रात के 12 बज जाते हैं। गुड़िया बेटी, 12 बज गए हैं, अब हम मटके से कुछ खाने की चीज मांगते हैं। मम्मा, मुझे मीठे मीठे फल खाने हैं। ठीक है गुड़िया बेटी। ए जादुई मटके, हमें खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। रानू चिड़िया के मांगते ही मटका मीठे फलों से भर जाता है। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया बेटी, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। अगली सुबह रानू चिड़िया मीठे फल लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर हैरानी से पूछता है, रानू बहन, इतने सारे मीठे फल ये कहाँ से लिए आपने? ये सारे मीठे फल मेरे जादुई मटके ने दिए हैं। रानू चिड़िया वो फल कबूतर को देकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर अपने आधे फल मिठू तोते को दे देता है। मिठू तोता अपने फल खा रहा था कि वहाँ गौरी कभी आ जाती है। ओए मिठू तोते, ये मीठे फल मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये मीठे फल मुझे कबूतर ने दिए हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर गौरी कभी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे भी मीठे फल दे दो। ये चिड़िया ने अपने जादुई मटके से लिए हैं, ये मीठे फल मेरे हैं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। जादुई मटके का सुनकर गौरी कवि की आंखें खुली की खुली ही रहती हैं। गौरी कवि जल्दी से अपने घर भागती है। कालू कालू, बहुत बुरा हुआ, चिड़िया को कोई जादुई मटका मिला है जो चिड़िया को मीठे मीठे फल और भोजन देता है। गौरी, आज रात हम छुप कर देखेंगे, अगर वो सच में जादुई मटका है तो कोई मुश्किल नहीं, हम उसे चोरी कर लेंगे। चोरी करना मेरे लिए बहुत आसान है। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि रानू चिड़िया की खिड़की में छुपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, रात के 12 बज गए हैं, आज हम अपने जादुई मटके से मिठाई और मीठा हलवा लेंगे। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से कहती है, ए जादुई मटके, हमें मिठाई और मीठा हलवा दो। रानू चिड़िया के ऐसे कहते ही वहाँ मिठाई और मीठा हलवा आ जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब कुछ देख रहे थे। अगली सुबह हो जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर जाती है तो कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में घुसकर वो जादुई मटका ले जाता है। वो जादुई मटका चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। कालू, इस जादुई मटके को अलमारी में छुपा दो, अगर चिड़िया ने देख लिया तो वो ले जाएगी। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया भी अपने घर आ जाती हैं। वो अपना जादुई मटका ना देखकर बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, हमारा जादुई मटका नहीं है। मम्मा, हमारा जादुई मटका हमारे पास आ जाएगा, कोई भी हमारा मटका चोरी नहीं कर सकता। कौवा और कवि रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो कालू कौवा गौरी कवि से कहता है, गौरी, हर समय मुझसे लड़ती रहती हो, अब मांग लो जो भी मांगना है तुमने। हाँ हाँ कालू जी, मैं मांगती हूँ। पहले जादुई मटके, मुझे सोने का एक बड़ा सेट दे दो। गौरी कवि के ये कहते ही मटके से सांप निकलना शुरू हो जाते हैं और वो गौरी और कालू के पीछे भागने लगते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें इन सांपों से बचाओ। शोर सुनकर रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया, गलती से हमने तुम्हारा जादुई मटका चोरी कर लिया है, प्लीज हमारे घर में जाओ और अपना जादुई मटका ले जाओ। गौरी, अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है और नेकी के बदले नेकी, लेकिन बुराई के बदले हमेशा बुराई ही मिलती है। तुम दोनों बहुत बुरे हो और चोर भी, इसलिए वो जादुई मटका तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करेगा।